जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में अचानक 1 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर आपकी मनी साइकोलॉजी वही रही तो पैसा बढ़ने के साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। यही सबसे डेंजरस ट्रूथ है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में नंबर्स से सोचते हैं, लेकिन असल में पैसा इमोशंस, हैबिट्स, फियर, ग्रीड, पेशेंस और बिहेवियर का गेम है। इसी वजह से एक इंटेलिजेंट पर्सन भी मार्केट में गलत डिसीजन ले सकता है, जबकि एक ऑर्डिनरी इंसान डिसिप्लिन और पेशेंस के दम पर धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर सकता है। मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी हिडन साइड को समझाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वेल्थ और इनकम में असली डिफरेंस क्या है, कंपाउंडिंग को टाइम देने वाले लोग इतना आगे क्यों निकल जाते हैं, लक और रिस्क आपके रिजल्ट्स को कैसे बदलते हैं, लोग कभी फाइनेंशियली सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते, सेविंग आपकी इनकम से ज्यादा पावरफुल कब बन जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मीनिंग क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लेसन्स का कनेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ और डिसीजन मेकिंग से है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप पैसे को देखने का अपना पूरा नजरिया बदल दें। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कभी आपने सोचा है कि एक ही अमाउंट ऑफ मनी दो अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मीनिंग क्यों रख सकता है? किसी के लिए 10 लाख रुपए लाइफ की सबसे बड़ी सिक्योरिटी हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे के लिए वही 10 लाख सिर्फ एक शुरुआत हो। कोई इंसान मार्केट गिरते ही अपना इन्वेस्टमेंट बेच देता है, जबकि दूसरा उसी गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानता है। बाहर से देखने पर हमें अक्सर लगता है कि सामने वाला इरैशनल है, लेकिन सच यही है कि मनी के मामले में कोई भी इंसान बिना वजह क्रेजी नहीं होता। हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस, फैमिली बैकग्राउंड, जनरेशन, इनकम, फियर्स और आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से पैसे के बारे में एक अलग मेंटल मॉडल बनाता है। मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी की शुरुआत इसी पावरफुल आइडिया से होती है कि लोग मनी के साथ जो डिसीजंस लेते हैं वे अक्सर उनके पर्सनल हिस्ट्री का रिजल्ट होते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन पहला दोस्त हर महीने अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसके पिता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। बचपन में उसने घर में पैसे की कमी देखी, इसलिए उसके लिए सेविंग्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सेफ्टी है। दूसरा दोस्त पैसा स्पेंड करने में कंफर्टेबल है क्योंकि उसने अपने परिवार को हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल देखा है। उसके लिए मनी एंजॉय करने की चीज है क्योंकि उसके माइंड में स्कैर्सिटी का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब अगर पहला दोस्त दूसरे को इरिस्पॉन्सिबल कहे या दूसरा पहले को अननेसेसरीली फियरफुल कहे, तो दोनों एक इंपॉर्टेंट बात मिस कर रहे हैं। दोनों गलत नहीं हैं, दोनों अपनी अलग रियलिटी के हिसाब से सही डिसीजन ले रहे हैं। यही मनी साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल डिसीजन को उसके बैंक बैलेंस से जज करते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी नहीं जानते। शायद किसी व्यक्ति ने रिसेशन देखा हो, किसी ने जॉब लॉस देखा हो, किसी ने फैमिली डेट देखा हो, किसी ने पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल किया हो और किसी ने ऐसी लाइफ जी हो जहां पैसा हमेशा अवेलेबल रहा हो। इन एक्सपीरियंसेस से बिलीफ्स बनते हैं और वही बिलीफ्स आगे चलकर फाइनेंशियल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होना इनफ नहीं है। आप जानते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पावरफुल है, फिर भी मार्केट क्रैश के समय पैनिक कर सकते हो। आप जानते हो कि अननेसेसरी स्पेंडिंग वेल्थ को स्लो करती है, फिर भी किसी स्ट्रेसफुल डे के बाद एक्सपेंसिव चीज खरीद सकते हो। नॉलेज कहती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन इमोशंस डिसाइड करते हैं कि आप एक्चुअली क्या करेंगे। फर्क यहीं पैदा होता है। मनी के साथ आपका बिहेवियर आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एक हाईली एजुकेटेड इन्वेस्टर भी ग्रीड और फियर का शिकार हो सकता है, जबकि एक सिंपल पर्सन पेशेंस और डिसिप्लिन की वजह से बेटर रिजल्ट हासिल कर सकता है। इसलिए जब आप किसी को पैसा वेस्ट करते हुए देखते हैं या किसी को बहुत ज्यादा सेव करते हुए देखते हैं, तो तुरंत उसे फूलिश मत समझिए। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री ने उसे ऐसा बनाना सिखाया हो, और यही लेसन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आपकी ओन मनी हैबिट्स भी आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको हमेशा लगता है कि पैसा कम है, तो शायद आप ज्यादा अर्न करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे।
अगर आपको लगता है कि मनी ही सक्सेस का प्रूफ है, तो आपकी लाइफस्टाइल लगातार एक्सपेंसिव होती जाएगी। अगर आपको मनी खोने का बहुत ज्यादा डर है, तो शायद आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देंगे जो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बढ़ा सकती थी। चैप्टर 2, लक रिस्क। सोचिए, दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों घंटों काम करते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देता है और दूसरा अपना बिजनेस बंद करने पर मजबूर हो जाता है। अब हम तुरंत कहेंगे कि पहला ज्यादा टैलेंटेड था और दूसरा शायद सही डिसीजंस नहीं ले पाया। लेकिन क्या पूरी कहानी इतनी सिंपल है? शायद नहीं। मनी की दुनिया में सक्सेस और फेलियर के पीछे दो इनविजिबल फोर्सेस लगातार काम करती हैं, लक और रिस्क। हम अक्सर किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी देखते हैं और उसकी सक्सेस को उसकी मेहनत, इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन से जोड़ देते हैं। यह सच हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसी तरह जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फेलियर का सामना करता है, तो हम उसे केयरलेस या अनसक्सेसफुल कह देते हैं, जबकि कई बार उसके कंट्रोल के बाहर की परिस्थितियां भी उसके रिजल्ट को बदल सकती हैं। यही कारण है कि किसी भी फाइनेंशियल आउटकम को देखकर तुरंत यह अस्यूम करना डेंजरस है कि हमें उसकी पूरी वजह पता है। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं। दोनों ने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। एक इन्वेस्टर को अगले 5 साल में मार्केट बूम का फायदा मिला और उसका पैसा कई गुना हो गया। दूसरा इन्वेस्टर उसी तरह डिसिप्लिन्ड था, लेकिन जिस समय उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसी समय अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और उसका पोर्टफोलियो गिर गया। क्या पहले इन्वेस्टर का डिसीजन ऑटोमेटिकली स्मार्टर था? जरूरी नहीं। दोनों ने शायद सिमिलर डिसीजंस लिए थे, लेकिन उनके रिजल्ट्स अलग निकले क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अलग थे। यही लक है। दूसरी तरफ रिस्क वह पॉसिबिलिटी है कि आपका सही डिसीजन भी गलत रिजल्ट दे सकता है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, फ्यूचर आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होता। आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख सकते हैं और सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हैं। फिर भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस को देखकर सिर्फ विनर की इंटेलिजेंस कॉपी करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि उस सक्सेस में सर्कमस्टेंसेस का कितना रोल था। इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जिनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के पीछे हार्ड वर्क के साथ सही समय, सही जगह और सही अपॉर्चुनिटी भी थी। इसी तरह कुछ टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्हें डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि लक और रिस्क दोनों को एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर आप अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ खुद को देते हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि हर फ्यूचर डिसीजन भी आपके कंट्रोल में रहेगा। यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर डेंजरस रिस्क लेने की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी फेलियर का पूरा ब्लेम खुद पर डालते हैं, तो आप अननेसेसरी गिल्ट और फियर में जा सकते हैं। सच यही है कि लाइफ में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। आपका काम उन चीजों पर फोकस करना है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप सेविंग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हैं, लर्निंग कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डिसीजंस में पेशेंस ला सकते हैं। लेकिन मार्केट अगले साल क्या करेगा, इकोनॉमी कब बदल जाएगी या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट कब आएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। यही सोच आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में ज्यादा हम्बल बनाती है। और ह्यूमिलिटी बहुत पावरफुल फाइनेंशियल एडवांटेज है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तब आप अपने डिसीजंस में सेफ्टी मार्जिन रखते हैं। आप इतना डेट नहीं लेते कि छोटी प्रॉब्लम भी आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे। आप अपना पूरा पैसा एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते। आप इमरजेंसी के लिए कैश रखते हैं। आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनमें गलत होने पर भी आप गेम में बने रह सकें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कल्पना कीजिए, आपके पास एक अच्छी सैलरी है, बैंक अकाउंट में सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ पहले से काफी कंफर्टेबल है। फिर भी रात को सोने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट आता है, मुझे अभी और चाहिए। यही इंसानी साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप है। पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं कि उसके साथ बढ़े। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बेहद अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते क्योंकि उनके पास पैसा कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आया
कि उनके लिए इनफ कितना है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमाता है और उसकी जरूरतें 40,000 की हैं, तो वह फाइनेंशियली पीसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए महीने हो जाए और लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बढ़ जाए कि हर महीने 5.5 लाख खर्च होने लगे, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। फर्क इनकम में नहीं, इनफ की डेफिनेशन में है। यही वो जगह है जहां कंपैरिजन क्वाइटली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करता है। पहले आपके पास सिंपल फोन था और आप खुश थे। फिर आपने किसी दोस्त को एक्सपेंसिव स्मार्टफोन इस्तेमाल करते देखा। अब आपका फोन अचानक पुराना लगने लगा। पहले नॉर्मल कार आपको परफेक्ट लगती थी, लेकिन जब आपने सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स देखी तो आपकी कार आपको एवरेज लगने लगी। पहले आपका घर कंफर्टेबल था, लेकिन जब आपने दूसरों के बड़े घर देखे तो आपको अपना घर छोटा लगने लगा। आपकी रियलिटी नहीं बदली, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल गईं, और एक्सपेक्टेशंस जितनी तेजी से बढ़ती हैं, सेटिस्फैक्शन उतनी ही दूर भागती जाती है। सच यही है कि अगर आपने इनफ डिफाइन नहीं किया तो कोई भी अमाउंट आपको परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि कंपैरिजन का कोई फिनिश लाइन नहीं होता। आप किसी एवरेज व्यक्ति से आगे निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आप किसी रिचर पर्सन को देखेंगे। फिर आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास उसकी जितनी वेल्थ होती तब मैं सेटिस्फाइड होता, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो शायद उससे भी ऊपर कोई और दिखाई देगा। यही एंडलेस रेस इंसान को उस पॉइंट तक ले जा सकती है जहां वह मनी के लिए अपनी फ्रीडम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पीस तक सैक्रिफाइस करने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाहर से यह सैक्रिफाइस सक्सेस जैसा दिखाई देता है। ज्यादा काम, ज्यादा इनकम, बड़ा हाउस, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और ज्यादा स्टेटस देखकर लोग आपको सक्सेसफुल कहेंगे, लेकिन अंदर से शायद आप लगातार प्रेशर में जी रहे हों। यही वजह है कि फाइनेंशियल सक्सेस को सिर्फ इनकम और पोजेशन से मेजर करना डेंजरस है। अगर ज्यादा पैसा आपको ज्यादा फ्रीडम नहीं दे रहा, तो शायद आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में कुछ मिसिंग है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जिसे समझना हर इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। आपको सिर्फ यह तय नहीं करना कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह भी तय करना है कि किस पॉइंट पर आप कहना सीखेंगे, अब इनफ है। यह डिसीजन आपको ग्रीड से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ग्रीड हमेशा कहेगी कि थोड़ा और, बस एक और डील, एक और ट्रेड, एक और प्रमोशन, एक और इन्वेस्टमेंट, एक और मिलियन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिस्क अक्सर इसी थोड़ा और के पीछे छिपा होता है। कोई व्यक्ति ईयर्स तक वेल्थ क्रिएट करता है, फिर एक एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लेता है कि उसकी पूरी वेल्थ खतरे में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने इनफ की बाउंड्री कभी बनाई ही नहीं। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अगर कोई आपको कहे कि दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी सैलरी नहीं, और यहां तक कि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी नहीं, बल्कि टाइम है, तो शायद आपको यह बात सिंपल लगेगी। लेकिन यही सिंपल कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। मान लीजिए आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर एवरेज 10% एनुअल रिटर्न मिलता है। पहले साल आपका पैसा लगभग 1.1 लाख होगा। दूसरे साल रिटर्न सिर्फ आपके ओरिजिनल 1 लाख पर नहीं, बल्कि बढ़े हुए अमाउंट पर भी मिलेगा। यही प्रोसेस धीरे धीरे स्नोबॉल की तरह बड़ा होता जाता है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वही ग्रोथ तेजी से एक्सेलरेट होने लगती है। यही रीजन है कि कंपाउंडिंग को समझना इजी है, लेकिन उसकी एक्चुअल पावर को इमेजिन करना सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट है। हम अक्सर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के इतने एडिक्टेड होते हैं कि हमें लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट ने 1 या 2 साल में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाया तो शायद स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। लेकिन कंपाउंडिंग का गेम शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट का नहीं, लॉन्ग टर्म पेशेंस का गेम है। सोचिए, 2 इन्वेस्टर्स हैं, दोनों हर महीने डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और दोनों को लगभग सिमिलर रिटर्न्स मिलते हैं। पहला इन्वेस्टर 10 साल बाद इंपेशेंट होकर अपना पैसा निकाल लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे किसी और अपॉर्चुनिटी में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा इन्वेस्टर उसी इन्वेस्टमेंट को 20 या 30 ईयर्स तक कंटिन्यू करता है। शुरुआत में दोनों के रिजल्ट्स शायद बहुत अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन टाइम के साथ गैप इतना बड़ा हो सकता है कि दूसरा इन्वेस्टर पहले से कई गुना आगे निकल जाए। यही कंपाउंडिंग का हिडन मैजिक है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस हमेशा जरूरी नहीं होते।
कई बार एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ ऑर्डिनरी एक्शंस को बहुत लंबे समय तक रिपीट करने से आते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम अक्सर किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देखकर सोचते हैं कि उसने कोई सीक्रेट स्टॉक पिक किया होगा, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की होगी या मार्केट को परफेक्टली टाइम किया होगा। लेकिन कई बार असली सीक्रेट बोरिंग होता है। उसने पैसा इन्वेस्ट किया और उसे लंबे समय तक ग्रो होने दिया। सच यही है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में पेशेंस इटसेल्फ एक एडवांटेज है, लेकिन पेशेंस सुनने में जितना इजी लगता है, प्रैक्टिकली उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट हर दिन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। कभी प्राइसेस तेजी से ऊपर जाएंगे और आपको लगेगा कि जल्दी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी मार्केट क्रैश होगा और डर लगेगा कि सब बेच देना चाहिए। कभी कोई नया इन्वेस्टमेंट ट्रेंड वायरल होगा और लगेगा कि आप पीछे छूट रहे हैं। इसी इमोशनल नॉइज के बीच कंपाउंडिंग क्वाइटली अपना काम करती रहती है। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का बड़ा हिस्सा यह जानना नहीं है कि कब एक्शन लेना है, बल्कि यह भी जानना है कि कब अननेसेसरी एक्शन नहीं लेना है। याद रखिए, कंपाउंडिंग को सिर्फ रिटर्न की जरूरत नहीं होती, उसे सर्वाइवल और टाइम की भी जरूरत होती है। अगर आप बार बार अपना पैसा निकालते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं या हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत कमजोर हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक पेड़ लगाया। पहले साल आप उसे देखते हैं और शायद सोचते हैं कि ग्रोथ बहुत कम है। दूसरे साल भी कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में पेड़ उखाड़कर दूसरी जगह लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ फिर से शुरुआत पर आ जाएगी। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। सोचिए, अगर आपको आज पता चल जाए कि अगले 5 साल में आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, तो क्या इसका मतलब यह भी है कि अगले 20 साल तक वह पैसा आपके पास रहेगा? जरूरी नहीं। पैसा कमाना और पैसा बचाकर रखना दो अलग स्किल्स हैं। एक इंसान अग्रेसिव डिसीजंस, हाई रिस्क और एम्बिशियस मूव्स से वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन वही स्ट्रैटेजी हमेशा वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए सही नहीं होती। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाते हैं। गेटिंग वेल्थी के लिए ऑप्टिमिज्म, रिस्क टेकिंग और करेज की जरूरत हो सकती है, लेकिन स्टेइंग वेल्थी के लिए ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, पेशेंस और सर्वाइवल की जरूरत होती है। मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर ने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया और कुछ ही सालों में करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर ली। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं। वह मान सकता है कि उसे सक्सेस का फॉर्मूला मिल चुका है और अब वह पहले से भी बड़े रिस्क्स ले सकता है, या वह समझ सकता है कि सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं और जो चीज उसे यहां तक लेकर आई वही फ्यूचर में उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। बहुत से लोग पहली चॉइस करते हैं। उन्हें अपनी सक्सेस पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वे रिस्क को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस वेल्थ के लिए डेंजरस बन सकता है। सच यही है कि फाइनेंशियल गेम में सबसे इंपॉर्टेंट गोल हमेशा मैक्सिमम रिटर्न नहीं होता। कई बार सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है कि आप गेम से बाहर ना हो। अगर आपने 10 साल में अच्छी वेल्थ बनाई, लेकिन एक गलत डिसीजन में उसका बड़ा हिस्सा खो दिया, तो आपकी प्रीवियस मेहनत का बहुत सा फायदा खत्म हो सकता है। इसलिए स्टेइंग वेल्थी का पहला रूल सर्वाइवल है। आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि एक बैड इवेंट आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। इसे एक सिंपल सिचुएशन से समझिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप एक इन्वेस्टमेंट से उन्हें 15 लाख बनाने का मौका देखते हैं, लेकिन उसमें ऐसा रिस्क है कि गलत होने पर आपके पास सिर्फ 3 लाख बच सकते हैं, तो सिर्फ पोटेंशियल रिटर्न देखकर डिसीजन लेना स्मार्ट नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि लॉस होने पर आपकी रिकवरी कितनी मुश्किल होगी। यही रीजन है कि वेल्थ प्रिजर्वेशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास फाइनेंशियल कुशन होता है, तब आप अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को सर्वाइव कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड, मैनेजेबल डेट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स और रीजनेबल स्पेंडिंग हैबिट्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही बोरिंग चीजें फाइनेंशियल सर्वाइवल की फाउंडेशन बनती हैं। याद रखिए, वेल्थ बनाने के दौरान आप कई बार गलत हो सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वेल्थ बनाए रखने के लिए आपको ऐसे मिस्टेक्स से बचना होगा जो आपको परमानेंटली गेम से बाहर कर दें। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म गैम्बलर्स के बीच भी दिखाई देता है। एक गैम्बलर सोचता है कि कितना जीत सकता हूं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यह भी सोचता है कि कितना खो सकता हूं और अगर लॉस हुआ तो क्या मैं वापस रिकवर कर पाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मीनिंग यही है कि आपका फ्यूचर किसी एक डिसीजन पर डिपेंडेंट ना हो।
अगर आपकी पूरी वेल्थ एक बिजनेस, एक स्टॉक, एक प्रॉपर्टी या एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करती है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बाहर से स्ट्रांग दिख सकती है, लेकिन अंदर से फ्रैजाइल हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इनफ डाइवर्सिफिकेशन और सेफ्टी है, तो टेम्परेरी सेटबैक्स आपकी पूरी जर्नी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। यही वो जगह है जहां ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी हो जाती है। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ खुद बनाया है, लेकिन याद रखिए, आपकी सक्सेस में स्किल के साथ टाइमिंग, अपॉर्चुनिटी और लक का भी रोल हो सकता है। अगर आपने यह भूल दिया तो आप फ्यूचर में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इसलिए वेल्थी रहने के लिए थोड़ा पैरानॉइड होना बुरा नहीं है। इसका मतलब डरकर जीना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो इन्वेस्टमेंट परफेक्ट लग रहा है, कल सर्कमस्टेंसेस बदल सकते हैं। आज जो बिजनेस अनस्टॉपेबल लग रहा है, कुछ साल बाद कंपटीशन या टेक्नोलॉजी उसे बदल सकती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। चैप्टर 6, टेल्स, यू विन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी एक डिसीजन की सक्सेस कई बार आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकती है? एक इन्वेस्टर ने शायद डजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किए हों, जिनमें कुछ ने एवरेज रिटर्न्स दिए, कुछ फेल हुए और कुछ ने थोड़ा प्रॉफिट दिया। लेकिन एक सिंगल इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा विनर बन जाए कि बाकी सभी मिस्टेक्स का नुकसान भी कवर हो जाए। यही आइडिया इस चैप्टर का कोर है। फाइनेंशियल मार्केट्स और बिजनेस की दुनिया में रिजल्ट्स हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कई बार बहुत सारे छोटे आउटकम्स मिलकर एक नॉर्मल रिजल्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ रेयर आउटकम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इन्हें समझने के लिए टेल इवेंट्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर ने 10 बिजनेसेस शुरू किए, उनमें से 6 बंद हो गए, 2 बेयरली सरवाइव कर पाए, एक ठीक ठाक चला और सिर्फ एक बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने बाकी सबकी लॉसेज और मेहनत को जस्टिफाई कर दिया। बाहर से देखने पर लोग सिर्फ उस सक्सेसफुल बिजनेस को देखेंगे और कहेंगे कि इस व्यक्ति को बिजनेस की बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन पूरी स्टोरी में कई फेलियर्स भी शामिल थे। यही रीजन है कि फाइनेंशियल सक्सेस को सिर्फ एवरेज रिजल्ट से समझना मुश्किल है। कुछ रेयर इवेंट्स डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट डालते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। हजारों कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंपनीज डिकेड्स में इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट कर देती हैं कि वे पूरे मार्केट के रिटर्न्स पर मीनिंगफुल इंपैक्ट डालती है। अगर आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका रिजल्ट ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे विनर्स पहले से आइडेंटिफाई करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स अक्सर हर इन्वेस्टमेंट से समान लेवल का रिटर्न एक्सपेक्ट करके गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो सभी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल हो सकते हैं, कुछ एवरेज रह सकते हैं और शायद 1 या 2 इन्वेस्टमेंट्स पूरी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को ड्राइव कर सकते हैं। याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको रैंडम रिस्की बेट्स लेने चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कोई एक जैकपॉट दे देगा। इसका मतलब यह है कि आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल मार्केट्स का नेचुरल पार्ट है। आप हर आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज दे सके ताकि रेयर विनर्स आपके ओवरऑल रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सके। यही रीजन है कि डाइवर्सिफिकेशन इतना यूजफुल कॉन्सेप्ट है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ लॉसेस को स्प्रेड करने के लिए नहीं है, ये आपको उस पॉसिबिलिटी के लिए भी रेडी रखता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड विनर आपकी पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। सोचिए, अगर आपने अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया और वह कंपनी फेल हो गई तो आपका गेम खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल एसेट्स और अपॉर्चुनिटीज में स्प्रेड है तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स के खराब होने के बावजूद कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स आपकी ओवरऑल वेल्थ को आगे ले जा सकते हैं। यही सर्वाइवल और अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात शायद यही है कि फेलियर हमेशा फेलियर नहीं होता। अगर आपके पास इनफ कैपिटल, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट है तो कुछ फेलियर्स आपकी जर्नी का नॉर्मल हिस्सा हो सकते हैं। बिजनेस में कोई प्रोडक्ट फेल हो सकता है, कोई स्टार्टअप बंद हो सकता है, कोई ट्रेड लॉस दे सकता है, लेकिन अगर एक बड़ा विनर मिल जाता है तो वह कई स्मॉल फेलियर्स की भरपाई कर सकता है।
इसलिए हर फेलियर को देखकर स्ट्रैटेजी छोड़ देना भी गलत हो सकता है। आपको यह देखना चाहिए कि आपकी ओवरऑल सिस्टम कितनी स्ट्रांग है। अगर सिस्टम आपको छोटे लॉसेस सरवाइव करने देता है और बड़े अपॉर्चुनिटीज के लिए अलाइव रखता है, तो आप लॉन्ग टर्म में एडवांटेज में हो सकते हैं। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। इंसान नेचुरली रीसेंट रिजल्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपकी 3 इन्वेस्टमेंट्स लगातार अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो आपको लग सकता है कि आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज्यादा बड़ा रिस्क लेने लगते हैं। लेकिन अगर अगला रेयर नेगेटिव इवेंट आ गया, तो वही कॉन्फिडेंस नुकसान में बदल सकता है। इसलिए ह्यूमिलिटी और रिस्क अवेयरनेस यहां भी जरूरी है। चैप्टर 7, फ्रीडम। सुबह के 7 बजे हैं। आपका अलार्म बजता है, लेकिन आज आपको ऑफिस जाने की कोई मजबूरी नहीं है। आप अपने दिन का फैसला खुद कर सकते हैं। चाहे तो काम करें, चाहे तो फैमिली के साथ टाइम बिताएं, चाहे तो किसी नए बिजनेस आइडिया पर सोचें। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको अपनी लाइफ का हर डिसीजन सिर्फ सैलरी के लिए न लेना पड़े, तो क्या वह लग्जरी कार से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा? यही फ्रीडम है। और मॉर्गन हाउसल के अनुसार मनी का सबसे बड़ा डिविडेंड यही है कि वह आपको अपने टाइम पर कंट्रोल देता है। हम अक्सर वेल्थ को एक्सपेंसिव घर, बड़ी कार, लग्जरी वॉच या बैंक बैलेंस से मेजर करते हैं, लेकिन असली वेल्थ का सबसे पावरफुल फॉर्म वह फ्रीडम है जिसे बाहर से देखा ही नहीं जा सकता। सोचिए, 2 लोगों की इनकम समान है। एक व्यक्ति हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव है कि अगर उसकी इनकम 1 महीने भी रुक जाए तो उसे तुरंत फाइनेंशियल प्रेशर महसूस होने लगेगा। दूसरा व्यक्ति शायद कम खर्च करता है, सेविंग्स रखता है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देता है। उसकी इनकम थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो पहले व्यक्ति के पास नहीं है, चॉइस। वह किसी खराब जॉब को छोड़ सकता है, वह करियर चेंज कर सकता है, वह अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिता सकता है, वह अपने हेल्थ पर फोकस कर सकता है, वह किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि उसे तुरंत पैसे की जरूरत है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मीनिंग है। सच यही है कि पैसा अपने आप में फ्रीडम नहीं देता। सही तरीके से मैनेज किया गया पैसा आपको चॉइसेस देता है और चॉइसेस फ्रीडम क्रिएट करती हैं। यही वो जगह है जहां सेविंग का मीनिंग बदल जाता है। लोग सेविंग को अक्सर फ्यूचर परचेज के लिए देखते हैं, लेकिन सेविंग सिर्फ किसी चीज को खरीदने के लिए नहीं होती। सेविंग फ्यूचर अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी है। अगर आपके पास इनफ सेविंग्स हैं, तो अचानक जॉब लॉस आपके लिए डिजास्टर नहीं बनता। अगर बिजनेस में कुछ महीने खराब चले जाएं, तो आप पैनिक नहीं करते। अगर मार्केट गिर जाए, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स मजबूरी में बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी सेविंग्स सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा नहीं है, यह आपके फ्यूचर टाइम की प्रोटेक्शन है। इमेजिन कीजिए कि आपका बॉस आपको ऐसी बात करने के लिए कहता है जिससे आप अनकंफर्टेबल हैं। अगर आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, तो शायद आप चुप रहेंगे क्योंकि आपको अगले महीने की सैलरी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इनफ फाइनेंशियल कुशन है, तो आप कामली कह सकते हैं कि यह मेरे लिए सही नहीं है। फर्क यहीं पैदा होता है। पैसा आपको बोलने की ताकत नहीं देता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको चॉइस देती है कि कब बोलना है और कब नहीं। यही रीजन है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर यह नहीं होना चाहिए कि आपके पास कितने लग्जरी आइटम्स हैं। असली सवाल यह है कि आपके पास अपने टाइम पर कितना कंट्रोल है। अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका टाइम लगातार कम होता जा रहा है, तो शायद आप रिच होने के बावजूद वेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिस कर रहे हैं। बहुत से लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, फिर उस एक्स्ट्रा इनकम से ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी वजह से उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ता है। यह एक स्ट्रेंज साइकिल है। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल बढ़ता है, फिर फाइनेंशियल प्रेशर वापस आ जाता है। इसलिए मनी का गोल सिर्फ अधिक पैसा नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि पैसा धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी कम करे। आप जितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, उतना ही आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने वैल्यूज के हिसाब से ले सकते हैं। याद रखिए, फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप कभी काम ना करें। अगर आपको अपना काम पसंद है, तो आप काम करते रह सकते हैं। फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके पास चॉइस हो। आप काम इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यही डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जाते हुए सोचता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा,
दूसरा व्यक्ति मंडे मॉर्निंग को काम करता है क्योंकि वह अपने काम को मीनिंगफुल मानता है। दोनों शायद सेम अमाउंट ऑफ आवर्स काम कर रहे हों, लेकिन उनकी साइकोलॉजी कंप्लीटली अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकालती है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी आपने किसी को एक बहुत एक्सपेंसिव कार में देखा है और मन में सोचा है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। शायद आपने इमेजिन किया होगा कि उस व्यक्ति की लाइफ कितनी शानदार होगी, कितना सक्सेसफुल होगा और लोग उसे कितना रिस्पेक्ट करते होंगे। लेकिन यहां एक स्ट्रेंज ट्रूथ छिपा है। जब आप किसी लग्जरी कार को देखते हैं तो आपका ध्यान कार पर होता है, लेकिन कार के अंदर बैठे इंसान पर नहीं। आप उस व्यक्ति की वेल्थ नहीं चाहते, आप उस वेल्थ की वजह से मिलने वाला रिस्पेक्ट चाहते हैं। यही मैन इन द कार पैराडॉक्स है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेंसिव कार, बड़ा घर, डिजाइनर क्लोथ्स या लग्जरी वॉच होगी तो लोग हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि दूसरे लोग अक्सर हमारी पोजेशंस को देखकर अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हमारे बारे में नहीं। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ की कार खरीदता है तो सड़क पर खड़े 10 लोग शायद उसे देखकर सोचेंगे, मैं भी कभी ऐसी कार खरीदूंगा। बहुत कम लोग उसके कैरेक्टर, डिसिप्लिन या फाइनेंशियल जर्नी के बारे में सोचेंगे। फिर भी हम अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए खर्च कर देते हैं। यही साइकोलॉजी मनी के साथ एक डेंजरस कनेक्शन बनाती है। हमें लगता है कि पोजेशंस स्टेटस खरीद सकती हैं, लेकिन स्टेटस बहुत टेम्पररी होता है और कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। आज आपकी कार किसी को इंप्रेसिव लग सकती है, कल कोई उससे महंगी कार लेकर आ जाएगा। आज आपका घर बड़ा लग सकता है, कुछ समय बाद कोई उससे भी बड़ा घर दिखा देगा। अगर आपकी हैप्पीनेस कंपैरिजन पर डिपेंड करती है तो आप हमेशा किसी न किसी से पीछे महसूस करेंगे। सच यही है कि लग्जरी खरीदने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं यह चीज अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल दिखने के लिए। यह सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ के लिए बेहद पावरफुल है। सोचिए, आपने एक एक्सपेंसिव कार खरीदी, ईएमआई बड़ी है, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है और हर महीने आपको ज्यादा इनकम जनरेट करनी पड़ रही है। बाहर से आप सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कम हो गई। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सिंपल कार चलाता है, कम खर्च करता है और अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करता रहता है। बाहर से शायद वह कम सक्सेसफुल दिखाई दे, लेकिन उसके पास ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। यही इनविजिबल डिफरेंस वेल्थ और रिच दिखने के बीच है। वेल्थ अक्सर वह पैसा है जो आपने स्पेंड नहीं किया। जब आप किसी एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते, आप उस मनी को फ्यूचर ग्रोथ से भी हटा देते हैं। अगर वही पैसा इन्वेस्ट होकर कंपाउंड कर सकता था तो लग्जरी परचेज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। लेकिन सोसाइटी हमें मोस्टली विजिबल वेल्थ दिखाती है। सोशल मीडिया पर एक्सपेंसिव वेकेशंस दिखाई देती हैं, लग्जरी होम्स दिखाई देते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाई देते हैं और एक्सपेंसिव कार्स दिखाई देती हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो, डेट फ्री लाइफ और फाइनेंशियल पीस दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि लोग विजिबल वेल्थ को रियल वेल्थ समझ लेते हैं। याद रखिए, जो चीज दिखती है वह हमेशा वेल्थ नहीं होती और जो वेल्थ होती है वह अक्सर दिखाई ही नहीं देती। यह कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग में भी बहुत यूजफुल है। जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो उसकी पोजेशंस कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बिहेवियर को समझिए। उसने कितना सेव किया, कितना इन्वेस्ट किया, कितने ईयर्स तक पेशेंट रहा और कितने रिस्क्स अवॉइड किए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मान लीजिए सड़क पर आपको 2 लोग दिखाई देते हैं। पहला व्यक्ति एक लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने हुए है और उसकी लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता है कि यह इंसान बहुत वेल्थी होगा। दूसरा व्यक्ति एक सिंपल कार चला रहा है, नॉर्मल कपड़े पहनता है और अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अगर आप सिर्फ बाहर से देखकर फैसला करें तो शायद आप पहले व्यक्ति को रिच और दूसरे को एवरेज समझेंगे। लेकिन हो सकता है रियलिटी बिल्कुल उलट ही हो, क्योंकि वेल्थ अक्सर वह नहीं होती जो दिखाई देती है। वेल्थ वह पैसा है जो आपने स्पेंड नहीं किया, वह इन्वेस्टमेंट है जिसे आपने बेचने की जरूरत महसूस नहीं की, वह सेविंग्स है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए रखी है, और वह फाइनेंशियल फ्रीडम है जिसके कारण आपको हर डिसीजन
सिर्फ सैलरी के लिए नहीं लेना पड़ता। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया है। हम अक्सर रिच और वेल्थी को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। रिच दिखने के लिए आप एक्सपेंसिव चीजें खरीद सकते हैं। वेल्थी बनने के लिए आपको कुछ चीजें खरीदने से रोकना पड़ता है। सोचिए, आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है और आप हर महीने लगभग पूरा पैसा लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं। आपके पास एक्सपेंसिव कार, प्रीमियम फोन, लग्जरी ट्रिप्स और हाई एंड क्लोथ्स हैं। बाहर से आपकी लाइफ इंप्रेसिव लग सकती है, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स बहुत कम है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी दिखाई देती है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसका खर्च कंट्रोल्ड है। वह कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है और इमरजेंसी फंड मेंटेन करता है। हो सकता है वह रिच दिखाई न दे, लेकिन उसकी वेल्थ क्वाइटली ग्रो कर रही हो। सच यही है कि वेल्थ को मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा इनविजिबल होता है। आप किसी के बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट सेविंग्स या फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखकर जज नहीं कर सकते। यही रीजन है कि सोशल मीडिया कंपैरिजन फाइनेंशियल लाइफ के लिए इतना डेंजरस हो सकता है। आप किसी की हाईलाइट रील देखते हैं, लेकिन उसकी बैलेंस शीट नहीं। आपको उसकी नई कार दिखाई देती है, लेकिन यह नहीं पता कि वह कैश में खरीदी गई है या भारी लोन पर। आपको लग्जरी वेकेशन दिखाई देती है, लेकिन यह नहीं पता कि उसके पीछे क्रेडिट कार्ड डेट कितना है। आपको एक्सपेंसिव होम दिखाई देता है, लेकिन यह नहीं पता कि मंथली EMI कितनी है। इसलिए जो दिखाई देता है उसे वेल्थ समझ लेना एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। याद रखिए, स्पेंडिंग विजिबल होती है, सेविंग इनविजिबल होती है। कंजम्पशन आपको स्टेटस दे सकता है, लेकिन सेविंग आपको ऑप्शंस देती है। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके पास कैपिटल हो सकता है। अगर जॉब खराब हो जाती है तो आप बिना पैनिक के कुछ समय निकाल सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आप फोर्स्ड सेलर बनने से बच सकते हैं। यही इनविजिबल वेल्थ आपकी रियल स्ट्रेंथ होती है। चैप्टर 10, सेव मनी। मान लीजिए 2 लोगों की इनकम बराबर है, दोनों हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति 1 लाख कमाता है और लगभग पूरा खर्च कर देता है, जबकि दूसरा 1 लाख कमाकर 20 या 30 हजार रुपए बचा लेता है। कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अलग हो सकती है, यह सिर्फ इनकम देखकर समझना मुश्किल है। यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वेल्थ बनाने के लिए आपको सिर्फ ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा बचाने की क्षमता भी चाहिए। लेकिन सेविंग का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। सेविंग का एक डीपर पर्पस है, और वह है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो फ्यूचर आपके लिए थोड़ा कम स्केरी हो जाता है। आपको पता होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई तो आपके पास कुछ कुशन है। अगर जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हुआ या कोई अचानक अपॉर्चुनिटी सामने आई तो आप बिना पैनिक के डिसीजन ले सकते हैं। यही फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे फ्रीडम में बदलती है। सच यही है कि हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादा इनकम नहीं होता। कई बार सॉल्यूशन कम स्पेंडिंग और ज्यादा सेविंग होता है। सोचिए, किसी व्यक्ति की सैलरी अचानक डबल हो जाती है। अगर उसकी लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ जाती है तो कुछ साल बाद वह फिर वही फाइनेंशियल प्रेशर महसूस कर सकता है। पहले वह 60,000 कमाता था और 55,000 खर्च करता था। अब वह 1.2 लाख कमाता है और 1.15 लाख खर्च करता है। इनकम डबल हो गई, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। दूसरी तरफ, अगर इनकम बढ़ने के साथ सेविंग्स भी बढ़ती है तो धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंस ऑन सैलरी कम होने लगती है। यही फर्क फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन बनाता है। लेकिन सेविंग का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि आपको हर बार यह जानना जरूरी नहीं कि आप किस चीज के लिए सेव कर रहे हैं। कई बार सबसे वैल्यूएबल सेविंग्स वह होती है जिसका पर्पस अभी आपको पता ही नहीं है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। आज आपको नहीं पता कि 2 साल बाद कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, कौन सा प्रॉब्लम सामने आएगा या कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए सेविंग्स को सिर्फ प्लान्ड परचेसेस तक लिमिट करना आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकता है। इमरजेंसी फंड इसी रीजन से इंपॉर्टेंट है। यह पैसा आपको फ्यूचर अनसर्टेनिटी के सामने ब्रीदिंग रूम देता है। याद रखिए, पैसा सिर्फ स्पेंडिंग पावर नहीं है, पैसा स्टोर्ड ऑप्शंस भी है। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आपके पास फ्यूचर चॉइसेस हैं। आप नौकरी छोड़ सकते हैं,
करियर चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी इनकम पहले से कमिटमेंट्स में चली जाती है तो आपकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं। यही वो जगह है जहां सेविंग क्वाइटली आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलती है। चैप्टर 11, रीजनेबल। रैशनल क्या होगा अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन मैथमेटिकली परफेक्ट हो लेकिन आप उसे इमोशनली फॉलो ही न कर पाएं। कागज पर वह डिसीजन रैशनल हो सकता है लेकिन रियल लाइफ में शायद आपके लिए यूजलेस साबित हो। यही वजह है कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि मनी के मामले में रीजनेबल होना अक्सर रैशनल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से बहुत शानदार है। बैक टेस्टिंग बताता है कि लॉन्ग टर्म में इससे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में कभी कभी 50% तक का टेम्पोररी फॉल आता है। अगर आप साइकोलॉजिकली इतना बड़ा लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते और मार्केट क्रैश होते ही पैनिक में इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो थियोरेटिकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके मुकाबले कोई थोड़ी कम रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी जिसे आप 10 या 20 साल तक बिना पैनिक किए फॉलो कर सकें आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है। सच यही है कि पर्सनल फाइनेंस मैथमेटिक्स से ज्यादा पर्सनल है। हर इंसान की इनकम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इमोशनल कंफर्ट अलग होता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी करना डेंजरस हो सकता है। सोचिए, कोई इन्वेस्टर अपनी पूरी इनकम का बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसके पास हाई रिस्क टॉलरेंस है और उसके पास स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड भी है। अगर आप उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करके अपनी सारी सेविंग्स मार्केट में डाल दें जबकि आपके ऊपर लोन्स हैं और अगले 2 साल में घर खरीदने का प्लान है, तो वही स्ट्रैटेजी आपके लिए कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क बन सकती है। यही वो जगह है जहां रीजनेबल थिंकिंग काम आती है। रीजनेबल होने का मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस के सामने सरेंडर कर दें। इसका मतलब है कि आप अपनी साइकोलॉजी को समझकर ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं जिसे आप वास्तव में फॉलो कर सकें। अगर मार्केट गिरने पर आपको बेचने का डर लगता है तो शायद आपको इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो रखना ही नहीं चाहिए कि हर क्रैश में आपकी नींद उड़ जाए। अगर आप लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स चेक करते रहते हैं तो शायद आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बेटर होगी जिसमें अननेसेसरी डेली डिसीजंस कम हों। अगर आपको स्पेंडिंग कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है तो ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग आपके बिहेवियर को सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वह नहीं है जो स्प्रेडशीट में सबसे इंप्रेसिव दिखता है। बेस्ट प्लान वह है जिसे आप खराब समय में भी फॉलो कर सकें, क्योंकि गुड टाइम्स में ऑलमोस्ट हर स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है। असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट गिरता है, इनकम कम होती है या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आता है। उसी समय आपकी साइकोलॉजी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में कंफर्ट को वीकनेस समझना भी मिस्टेक है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैश रखने से आप मार्केट क्रैश के दौरान पैनिक सेलिंग से बच सकते हैं तो वह कैश मैथमेटिकली लोअर रिटर्न दे सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है। फर्क यहीं पैदा होता है। मनी का गोल स्प्रेडशीट पर मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न बनाना नहीं है। मनी का गोल आपकी रियल लाइफ को बेटर बनाना है। अगर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको इतना स्ट्रेस देती है कि आप हर दिन प्राइसेस चेक करते हैं, स्लीप लूज करते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, तो शायद उसका रिटर्न आपके लिए वर्थ इट नहीं है। यही रीजन है कि पर्सनल फाइनेंस में पीस ऑफ माइंड भी एक टाइप ऑफ रिटर्न है। आप किसी इन्वेस्टमेंट से 12% रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ लगातार एंग्जाइटी आती है तो उसका रियल वैल्यू शायद उतना नहीं जितना नंबर्स दिखाते हैं। दूसरी तरफ कोई सिंपल स्ट्रैटेजी आपको 8 या 9% दे सकती है, लेकिन अगर आप उसे डिकेड्स तक पीसफुली कंटिन्यू कर सकते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत पावरफुल हो सकता है। यह प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग पर नहीं, स्पेंडिंग और लाइफस्टाइल पर भी लागू होता है। चैप्टर 12, सरप्राइज। आपने कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों न कर ली हो, लाइफ में कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यही मनी की दुनिया का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हम अक्सर फ्यूचर को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे वह आज की नॉलेज का थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन होगा। हमें लगता है कि हम आने वाले 10 सालों के ट्रेंड्स, मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को काफी हद तक समझ सकते हैं।
लेकिन हिस्ट्री बार बार साबित करती है कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अक्सर वही होते हैं जिन्हें किसी ने पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़ा इंपैक्ट कई बार उन घटनाओं का होता है जिन्हें लोग पहले से देख ही नहीं पाते। कोई पैंडेमिक, अनएक्सपेक्टेड रिसेशन, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, पॉलिटिकल क्राइसिस या अचानक कोई न्यू इन्वेंशन पूरी इकोनॉमी को बदल सकती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ लॉजिकल लगता है। लोग कहते हैं कि यह तो ऑब्वियस था, यह इवेंट आने वाला ही था। लेकिन जब इवेंट होने से पहले की रियलिटी देखेंगे तो शायद तस्वीर इतनी क्लियर नहीं थी। यही हाइंडसाइट बायस है। घटना होने के बाद हमारा ब्रेन उसकी कहानी को सिंपल बना देता है। हमें लगता है कि हमें पहले से पता होना चाहिए था, जबकि रियलिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक ने 10 साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई। आज हम उसकी सक्सेस की पूरी स्टोरी जानते हैं। हम बता सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट ने मार्केट कैसे बदला, टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव हुई और कस्टमर्स ने उसे क्यों अपनाया। लेकिन 10 साल पहले कितने लोगों को सच में पता था कि यही कंपनी इतनी बड़ी बनेगी? शायद बहुत कम। उस समय कई कंपेटिटर्स थे, कई पॉसिबिलिटीज थीं और फ्यूचर अनसर्टन था। यही रीजन है कि किसी सक्सेसफुल आउटकम को देखकर उसकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन स्ट्रैटेजी कॉपी करना डेंजरस हो सकता है। आपको रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उस समय मौजूद अनसर्टेनिटी दिखाई नहीं देती। सच यही है कि फ्यूचर हमेशा हमारे इमेजिनेशन से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। और इसका मतलब यह नहीं कि प्लानिंग बेकार है। इसका मतलब है कि प्लानिंग में अनसर्टेनिटी के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक परफेक्ट फ्यूचर सिनारियो पर डिपेंड करता है तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट उसे डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर आपके प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इमरजेंसी सेविंग्स हैं, मैनेजेबल डेट है और फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सरप्राइज आने पर भी आप अडेप्ट कर सकते हैं। यही फाइनेंशियल रेजिलियंस है। सोचिए, आपने अस्यूम किया कि आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी और उसी असम्पशन के आधार पर आपने बड़ा होम लोन ले लिया। कुछ साल बाद इंडस्ट्री स्लो डाउन आ गया और इनकम ग्रोथ रुक गई। अगर आपका प्लान पहले से ही मैक्सिमम कैपेसिटी पर था तो छोटी सी सरप्राइज आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को प्रेशर में डाल सकती है। लेकिन अगर आपने कंजर्वेटिव असम्पशंस रखी और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कुशन बनाया तो वही सरप्राइज सिर्फ इनकन्वीनियंस बनेगा, डिजास्टर नहीं। फर्क यहीं पैदा होता है। गुड फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है कि फ्यूचर आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग निकले तो भी आप सरवाइव कर सकें। यही माइंडसेट इन्वेस्टिंग में भी काम करता है। आपको मार्केट की हर मूवमेंट प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई अनएक्सपेक्टेड क्रैश आपको फोर्स्ड सेलर न बना दे। अगर आपके पास इनफ लिक्विडिटी है, रीजनेबल एसेट एलोकेशन है और लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मार्केट का टेम्पररी शॉक आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन यहां साइकोलॉजी फिर सामने आती है। इंसान अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता। हमें क्लियर आंसर्स चाहिए। हमें जानना होता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा और इकोनॉमी कब रिकवर होगी। इसी डिजायर की वजह से लोग प्रिडिक्शंस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। फाइनेंशियल मीडिया आपको हर दिन एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस देती है। कोई कहता है मार्केट क्रैश होगा, कोई कहता है रैली आएगी, कोई कहता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और कोई कहता है कि अब परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन और एक्यूरेट प्रिडिक्शन दो अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस से गलत हो सकता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रिडिक्शंस पर कम और प्रिपरेशन पर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ इस असम्पशन पर बनी है कि सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन सकती है। सोचिए, आपकी सैलरी हर महीने समय पर आती है, इन्वेस्टमेंट्स लगातार अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती, फैमिली एक्सपेंसेस स्टेबल रहते हैं और मार्केट कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता। इस परफेक्ट सिचुएशन में आपका फाइनेंशियल प्लान शानदार दिखाई देगा। लेकिन रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी इनकम रुक सकती है, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकता है, कभी इन्वेस्टमेंट गिर सकता है और कभी कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसकी आपने प्लानिंग ही नहीं की थी। यही रीजन है कि मॉर्गन हाउसेल फाइनेंशियल लाइफ में रूम फॉर एरर रखने की बात करते हैं।
इसका मतलब है कि आपको अपनी प्लानिंग इतनी टाइट नहीं रखनी चाहिए कि छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी जर्नी को डैमेज कर दे। सच यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ गुड डिसीजंस लेने से नहीं आती, बल्कि बैड सिचुएशंस को सरवाइव करने की कैपेसिटी से भी आती है। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और आपने ऐसी लाइफस्टाइल बना ली है जिसमें हर महीने लगभग 78,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, आपके पास अच्छी कार है, अच्छा घर है, वेकेशंस हैं और लाइफस्टाइल कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपकी इनकम कुछ महीनों के लिए 20% कम हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाएगा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है और 70,000 खर्च करता है। शायद उसकी लाइफस्टाइल पहली नजर में थोड़ी सिंपल लगे, लेकिन उसके पास 30,000 का फाइनेंशियल मार्जिन है। यही मार्जिन उसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सरवाइव करने की एबिलिटी देता है। फर्क यहीं पैदा होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अक्सर बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें वेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर पॉसिबल रिटर्न कैप्चर करना है। इसका मतलब है कि आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट इवेंट आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर रुपये बिजनेस में वापस लगा देना चाहिए। कुछ कैश रिजर्व रखना भी जरूरी है ताकि स्लो मंथ्स सरवाइव किए जा सकें। अगर आप लोन ले रहे हैं तो सिर्फ यह मत देखिए कि आज की इनकम ईएमआई अफोर्ड कर सकती है या नहीं। यह भी सोचिए कि अगर इनकम टेम्परेरीली गिर गई तो क्या होगा। यही रूम फॉर एरर है। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए स्पेस बनानी होगी। याद रखिए, जो प्लान सिर्फ परफेक्ट कंडीशंस में काम करता है वह वास्तव में स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्लान वह है जो इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी सरवाइव कर सके। यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग में टाइम होराइजन पर भी लागू होता है। अगर आपको अगले साल घर खरीदना है तो उस पैसे को ऐसे एसेट में रखना जिसमें शॉर्ट टर्म में बड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म मनी के लिए आप ज्यादा वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर्सनल फाइनेंस में एक ही स्ट्रैटेजी हर गोल पर अप्लाई नहीं होती। आपको हर फाइनेंशियल डिसीजन के साथ यह समझना होगा कि इस मनी की जरूरत कब पड़ सकती है। यही प्लानिंग को रियलिस्टिक बनाता है। रूम फॉर एरर का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब आपके पास फाइनेंशियल कुशन होता है तो आप डर के कारण डिसीजंस लेने की बजाय सोचकर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश हो गया और आपके पास कैश रिजर्व है तो आपको पैनिक में इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत नहीं है। अगर जॉब चली गई और आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स हैं तो आप पहली अवेलेबल जॉब लेने के बजाय सही अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। अगर बिजनेस में कुछ महीने खराब हो गए तो आप तुरंत बिजनेस बंद करने के बजाय रिकवरी का टाइम दे सकते हैं। यानी मार्जिन सिर्फ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देता, यह डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। जब आपके पास कोई कुशन नहीं होता तो छोटी प्रॉब्लम भी आपको फोर्स डिसीजन लेने पर मजबूर करती है, और फोर्स डिसीजंस अक्सर एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए वेल्थ क्रिएशन में ऑप्शनैलिटी बहुत वैल्यूएबल है। आप जितने फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल होते हैं उतनी ही आपकी चॉइसेस बढ़ती हैं। यही रीजन है कि कभी कभी लोअर रिटर्न एक्सेप्ट करना भी स्मार्ट हो सकता है, अगर उसके बदले आपको ज्यादा स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चैप्टर 14 यूल चेंज। क्या आपको आज से 10 साल पहले वाला अपना वर्जन याद है? शायद उस समय आपकी प्रायोरिटीज अलग थीं, आपके गोल्स अलग थे और सक्सेस की आपकी डेफिनेशन भी अलग थी। हो सकता है तब आपको लगता था कि ज्यादा सैलरी ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आज शायद आप टाइम और फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू देते हो। यही ह्यूमन नेचर है। हम बदलते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय अक्सर ये अस्यूम कर लेते हैं कि फ्यूचर में भी हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। मॉर्गन हाउसेल इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप को इस चैप्टर में एक्सप्लोर करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो हम आज की प्रेफरेंसेस को फ्यूचर की रियलिटी पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि आज जो चीज हमें चाहिए वही 10, 20 या 30 साल बाद भी चाहिए होगी, लेकिन लाइफ शायद ही कभी इतनी प्रिडिक्टेबल होती है। सोचिए, 25 साल की उम्र में कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि वह अगले 20 साल तक एग्रेसिवली काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा और फिर 45 की उम्र में आराम करेगा।
उस समय उसे लगता है कि यह परफेक्ट प्लान है, लेकिन 35 की उम्र तक शायद उसके गोल्स बदल जाएं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, हेल्थ और टाइम की वैल्यू बदल सकती है। शायद उसे अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय चाहिए हो, या उसे पता चले कि जिस करियर के पीछे वह भाग रहा था उसमें उसे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही। अब अगर उसने अपनी पूरी लाइफ को पुराने प्लान के अकॉर्डिंग लॉक कर दिया है तो चेंज उसे प्रॉब्लम जैसा महसूस हो सकता है। सच यही है कि लॉन्ग टर्म प्लान जरूरी हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि प्लानिंग बेकार है। इसका मतलब है कि आपको प्लान को इतना रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि लाइफ बदलने पर आप खुद को ट्रैप्ड महसूस करें। यही रीजन है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में ऑप्शनैलिटी वैल्यूएबल है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है तो उसे बदलना मुश्किल होगा। अगर आपकी मंथली कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो करियर चेंज मुश्किल होगा। अगर आपने अपना पूरा पैसा एक ही लॉन्ग टर्म असम्पशन पर लगा दिया है तो फ्यूचर प्रायोरिटीज बदलने पर एडजस्टमेंट पेनफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग कंट्रोल्ड है, सेविंग्स हैं और फाइनेंशियल मार्जिन है तो आप अपने बदलते गोल्स के साथ अडैप्ट कर सकते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। फ्रीडम सिर्फ पैसा होने से नहीं आती, बल्कि ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से आती है जो आपको चेंज करने की परमिशन देती है। हम अक्सर फ्यूचर सेल्फ के लिए डिसीजंस लेते समय एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक करते हैं। हम आज के इमोशंस को परमानेंट समझ लेते हैं। आज हमें लगता है कि अगर हमें ये प्रमोशन मिल जाए तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। आज हमें लगता है कि बड़ा घर हमारी लाइफ कंप्लीटली इंप्रूव कर देगा। आज हमें लगता है कि अर्ली रिटायरमेंट हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन जब वह फ्यूचर आता है तो हमारी डिजायर्स भी बदल सकती हैं। जिसे पाने के लिए हमने 10 साल मेहनत की, हो सकता है उसे पाने के बाद हमें रियलाइज हो कि हमें कुछ और चाहिए था। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ फ्यूचर वेल्थ का टारगेट बनाना इनफ नहीं है। आपको यह भी अलाउ करना चाहिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ उस टारगेट को मॉडिफाई कर सके। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हाई रिटर्न दे रहा है, कोई बिजनेस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट दे रहा है, या कोई करियर आपको बहुत ज्यादा मनी दे रहा है, तो उसके बदले आप क्या दे रहे हैं? अक्सर हमें सिर्फ रिवॉर्ड दिखाई देता है, लेकिन उसकी हिडन कॉस्ट दिखाई नहीं देती। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। मनी की दुनिया में कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं है। हर रिवॉर्ड की एक प्राइस होती है और फाइनेंशियल सक्सेस को समझने के लिए उस प्राइस को पहचानना जरूरी है। जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसके साथ वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। जब कोई एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा बिजनेस बनाता है तो उसके पीछे ईयर्स ऑफ स्ट्रेस, फेलियर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और अनसर्टेनिटी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति हाई सैलरी वाली जॉब करता है तो शायद उसके बदले उसका टाइम, फ्रीडम और मेंटल एनर्जी खर्च हो रही हो। सच यही है कि हम अक्सर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को उनकी प्राइस से अलग करके देखते हैं। हमें लगता है कि हाई रिटर्न एक गिफ्ट है, जबकि वास्तव में वह अक्सर रिस्क और अनसर्टेनिटी की पेमेंट होती है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट आपको बैंक डिपॉजिट से कहीं ज्यादा रिटर्न देने का चांस देता है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट आपको फ्री एक्स्ट्रा मनी दे रहा है। हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न के पीछे वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और लॉस का पॉसिबिलिटी भी है। अगर आप इस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं हो सकता। यही रीजन है कि रिस्क को पनिशमेंट की तरह देखने के बजाय उसे इन्वेस्टमेंट की फी की तरह देखना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी वह प्राइस हो सकती है जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स इस फी को पे करने के लिए तैयार नहीं होते। वे मार्केट ऊपर जाते समय एक्साइटेड होकर इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट नीचे जाते ही डरकर बाहर निकल जाते हैं। यानी वे रिटर्न चाहते हैं लेकिन रिटर्न की प्राइस नहीं देना चाहते। फर्क यही पैदा होता है। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखना होगा। इसका मतलब रेकलेस रिस्क लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप समझें कि हर वैल्यूएबल आउटकम के पीछे कोई ट्रेड ऑफ है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको सेविंग और डिसिप्लिन की कॉस्ट देनी होगी। अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो शायद आपको लाइफस्टाइल में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो अनसर्टेनिटी और फेलियर को टॉलरेट करना होगा। हाई रिटर्न्स चाहिए तो वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है। कोई भी मीनिंगफुल फाइनेंशियल गोल बिना ट्रेड ऑफ के नहीं आता। याद रखिए, प्रॉब्लम प्राइस होने में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम प्राइस को पहचानते ही नहीं। जब आपको पता होता है कि मार्केट क्रैश आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी की एक्सपेक्टेड कॉस्ट
हो सकती है, तो क्रैश आने पर आप उसे सरप्राइज की तरह नहीं देखते। लेकिन अगर आपने सोचा था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जाने की मशीन है, तो पहला मेजर डिक्लाइन आपको पैनिक में डाल सकता है। इसी तरह अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ फ्रीडम और हाई इनकम के रूप में देखा, तो बिजनेस के डिफिकल्ट ईयर्स आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए किसी गोल को चूज करने से पहले उसका फुल प्राइस समझना जरूरी है। आप खुद से पूछिए कि मैं इस रिवॉर्ड के लिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। अगर आंसर क्लियर है तो आपका डिसीजन ज्यादा रियलिस्टिक होगा। अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो शायद आपको गोल को रीथिंक करना चाहिए। यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। चैप्टर 16। यूमी एक ही मार्केट में दो लोग बैठे हैं। दोनों के सामने वही स्टॉक चार्ट है, वही न्यूज है, वही इकोनॉमिक डेटा है। फिर भी एक व्यक्ति कॉन्फिडेंटली खरीद रहा है और दूसरा डर कर अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इंफॉर्मेशन सेम है तो डिसीजंस इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि मनी के बारे में हमारा बिहेवियर सिर्फ फैक्ट से नहीं बनता। हमारी पर्सनल हिस्ट्री, एक्सपीरियंसेस, गोल्स और सर्कमस्टेंसेस भी उसे शेप करते हैं। यही चैप्टर 16 यूमी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हम अक्सर दूसरे लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को अपनी रियलिटी के हिसाब से जज करते हैं, जबकि उनकी सिचुएशन शायद हमसे पूरी तरह अलग हो सकती है। सोचिए, एक 25 साल का इन्वेस्टर है जिसके पास कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनकम बढ़ने की पूरी पोटेंशियल है और इन्वेस्टमेंट होराइजन कई डिकेड्स का है। उसके लिए मार्केट वॉलेटिलिटी शायद मैनेजेबल है। अब उसी स्ट्रैटेजी को 60 साल के उस व्यक्ति के सामने रखिए जिसे अगले कुछ वर्षों में अपने रिटायरमेंट मनी की जरूरत पड़ सकती है। दोनों को एक ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना लॉजिकल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह बहुत अलग रिस्क हो सकता है। पहला व्यक्ति टेम्पररी मार्केट क्रैश को टॉलरेट कर सकता है, जबकि दूसरे के लिए वही क्रैश उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सीरियसली डैमेज कर सकता है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस में कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं होता। सच यही है कि पैसा पर्सनल है। यही रीजन है कि हमें दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी देखकर अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। सोशल मीडिया और फाइनेंशियल कंटेंट ने कंपैरिजन को और आसान बना दिया है। आप किसी को देखकर सोच सकते हैं कि उसने इतनी जल्दी वेल्थ कैसे बना ली, फिर आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो समझने लगते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, उसके फैमिली रिसोर्सेज क्या थे, उसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली या उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। आप सिर्फ आउटकम देख रहे हैं। यही कंपैरिजन गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। शायद आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे की स्पीड देखकर आपको लगता है कि आप पीछे हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। फाइनेंशियल सक्सेस का कोई सिंगल टाइमलाइन नहीं है। किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए बच्चों की एजुकेशन, किसी के लिए बिजनेस ओनरशिप और किसी के लिए सिंपल स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप किसी और की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को अपना गोल बना लेते हैं, तो आपके पास पैसा होने के बावजूद सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। यही वजह है कि पर्सनल फाइनेंस में सेल्फ अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए मनी का पर्पस क्या है। क्या आपको मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए या ज्यादा फ्रीडम चाहिए? क्या आप हाई वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं? क्या आपकी इनकम स्टेबल है? क्या आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी स्ट्रैटेजी को शेप करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना आसान है, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना ज्यादा वैल्यूएबल है। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। सुबह आप अपना फोन खोलते हैं और सबसे पहली खबर दिखाई देती है, मार्केट क्रैश होने वाला है, इकोनॉमी मुश्किल में है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जॉब्स खतरे में हैं और आने वाले महीने इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज ऐसी 10 हेडलाइंस पढ़ते हैं तो कुछ ही समय में आपके दिमाग में फ्यूचर की कैसी पिक्चर बनेगी। शायद आपको लगेगा कि दुनिया लगातार खराब होती जा रही है। यही पेसिमिज्म की सबसे बड़ी पावर है, वह हमें तुरंत बिलीवेबल लगता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पेसिमिज्म अक्सर ऑप्टिमिज्म से ज्यादा इंटेलिजेंट और रियलिस्टिक सुनाई देता है। अगर कोई कहे कि सब कुछ ठीक होगा, ग्रोथ आएगी और लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो हमें उसकी बात सिंपल लग सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिटेल्ड तरीके से बताए कि इकोनॉमी क्यों कोलैप्स कर सकती है, मार्केट क्यों गिर सकता है और दुनिया में क्या क्या गलत हो सकता है, तो वह ज्यादा नॉलेजेबल और सीरियस दिखाई देता है। यही पेसिमिज्म का सिडक्शन है।
ये हमें डराता भी है और साथ ही ऐसा महसूस कराता है कि हम रियलिटी को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं। सच यही है कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को नेचुरली ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर एक दिन मार्केट 5% गिरता है तो हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन अगर मार्केट कई साल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो वह उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। यही रीजन है कि फाइनेंशियल मीडिया अक्सर क्राइसिस को ज्यादा अटेंशन देती है। फियर सेल्स, और जब आप लगातार फियर कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्रेन रिस्क को रियलिटी से बड़ा समझने लगता है। सोचिए, एक इन्वेस्टर है जिसने 10 साल तक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की। उसके पोर्टफोलियो ने धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट की। फिर एक दिन मार्केट क्रैश की हेडलाइन आती है। वह अपनी पूरी स्ट्रैटेजी भूलकर पैनिक करने लगता है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल की स्लो प्रोग्रेस उसके ब्रेन में उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी एक दिन की नेगेटिव न्यूज। यही साइकोलॉजिकल बायस फाइनेंशियल डिसीजंस को डैमेज कर सकता है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म पेन बहुत विजिबल होता है, जबकि लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस अक्सर बोरिंग और इनविजिबल होती है। यही वजह है कि पेसिमिज्म ज्यादा कन्विंसिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर ऑप्टिमिस्टिक प्रिडिक्शन सही है। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी डेंजरस हो सकता है। रियल लेसन बैलेंस है। आपको रिस्क्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन रिस्क्स को देखकर फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज भी रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। हिस्ट्री में कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब लोगों को लगा कि इकोनॉमी कभी रिकवर नहीं होगी, टेक्नोलॉजी जॉब्स खत्म कर देगी या मार्केट परमानेंटली ब्रोकन हो गया है। लेकिन टाइम के साथ नई इंडस्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजीज और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। इसका मतलब यह नहीं कि हर क्राइसिस ऑटोमेटिकली गुड आउटकम देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फ्यूचर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद रहती हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। पेसिमिज्म हमें सिर्फ यह दिखाता है कि क्या गलत हो सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें यह भी पूछने पर मजबूर करती है कि अगर कंडीशंस इंप्रूव हुई तो क्या पॉसिबल है। यही रीजन है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ डाउनसाइड सिनेरियो देखना इनफ नहीं है। आपको अपसाइड पॉसिबिलिटीज के लिए भी स्पेस रखना चाहिए। अगर आप हर समय क्रैश के डर में कैश होल्ड करते रहेंगे तो शायद आप डिकेड्स की ग्रोथ मिस कर सकते हैं। अगर आप हर टाइम वर्स्ट केस की प्रेडिक्शन सुनकर इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन करते रहेंगे तो आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम वेस्ट हो सकती है। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि अगले साल एक पर्टिकुलर स्टॉक 10 गुना बढ़ने वाला है। वह आपको चार्ट्स दिखाता है, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस बताता है और कहता है कि यह अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल सकती है। अब अगर आपके मन में पहले से यह डिजायर है कि जल्दी रिच बनना है, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे? शायद हां, क्योंकि हम अक्सर वही इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग होप्स और बिलीव्स के साथ मैच करती है। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। मनी के मामले में इंसान सिर्फ फैक्ट्स से डिसीजंस नहीं लेता, वह स्टोरीज, इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल बिलीफ्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। जब हमें कोई ऐसी कहानी मिलती है जो हमारे डिजायर्ड आउटकम को जस्टिफाई करती है, तो हमारा ब्रेन उसके वीक पॉइंट्स को इग्नोर करने लगता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में कन्विंसिंग स्टोरीज कई बार हार्ड फैक्ट्स से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सोचिए, किसी व्यक्ति ने किसी स्टॉक को खरीद लिया क्योंकि उसे लगता है कि यह कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी बनेगी। अब अगर स्टॉक गिरना शुरू हो जाए तो उसके सामने 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वह मान सकता है कि उसका एनालिसिस गलत था, या वह ऐसी नई इंफॉर्मेशन खोज सकता है जो उसे कन्विंस करे कि कंपनी अभी भी ग्रेट है और प्राइस जल्द रिकवर होगा। ज्यादातर लोग दूसरी ऑप्शन पसंद करते हैं क्योंकि अपने डिसीजन को गलत मानना इमोशनली अनकंफर्टेबल होता है। यही कन्फर्मेशन बायस है। हम ऐसी इंफॉर्मेशन खोजते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे और ऐसी इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देते हैं जो उसे चैलेंज करती है। सच यही है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में सबसे डेंजरस सेंटेंस कई बार यह होता है, मुझे पता है यह जरूर होगा। फ्यूचर को लेकर सर्टेनिटी का फीलिंग हमें अननेसेसरी कॉन्फिडेंस दे सकता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स अब जरूर गिरेंगे, कोई कह सकता है कि गोल्ड हमेशा बढ़ेगा, कोई कह सकता है कि क्रिप्टो फ्यूचर है और कोई कह सकता है कि रियल एस्टेट कभी नहीं गिरता। इन स्टेटमेंट्स में कुछ केसेस में ट्रूथ का हिस्सा हो सकता है,
लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अनसर्टेनिटी को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। याद रखिए, कोई भी फाइनेंशियल एसेट फ्यूचर की गारंटी नहीं देता। यही रीजन है कि स्टोरीज को फैक्ट से अलग करना जरूरी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टोरी बहुत एक्साइटिंग लग रही है तो खुद से पूछिए कि इसमें एक्चुअल एविडेंस कितना है और मेरी ओन होप कितनी है। क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि यह जेन्युइनली स्ट्रांग है, या इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह स्ट्रांग हो? यह छोटा सा क्वेश्चन कई फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचा सकता है। फर्क यहीं पैदा होता है। इमोशनल इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी को देखकर सोचता है कि यह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। रैशनल इन्वेस्टर सिर्फ यह पूछता है कि अगर मेरी असम्पशन गलत हुई तो क्या होगा। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। मनी के बारे में हमने अलग अलग आइडियाज सुने हैं, लेकिन असली पावर तब आती है जब ये सभी आइडियाज एक साथ कनेक्ट होते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी इनकम कमाता है, लेकिन उसे लगता है कि ज्यादा पैसा ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वह ज्यादा काम करता है, ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा रिस्क लेता है और हर बार अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता जाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति शायद उतना इंप्रेसिव नहीं दिखता, लेकिन वह रेगुलरली सेव करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, अननेसेसरी रिस्क से बचता है और अपने टाइम को ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। 10 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल लाइफ कितनी अलग हो सकती है, यह सिर्फ उनकी सैलरी देखकर समझना इम्पॉसिबल है। यही इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी जर्नी हमें बार बार एक ही बात की तरफ वापस लाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज का रिजल्ट नहीं है। यह बिहेवियर, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और सही माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। सच यही है कि आपको हर फाइनेंशियल कंसेप्ट को परफेक्ट तरीके से मास्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आपको यह समझना है कि लक और रिस्क दोनों आपकी जर्नी में मौजूद रहेंगे। इसलिए सक्सेस के समय ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए और फेलियर के समय खुद को कंप्लीटली ब्लेम मत कीजिए। आपको कंपाउंडिंग की पावर समझनी है और उसे इनफ टाइम देना है। इसलिए हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं। आपको यह समझना है कि गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी अलग स्किल्स हैं। इसलिए वेल्थ क्रिएट करने के साथ उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। आपको यह याद रखना है कि मनी का सबसे वैल्यूएबल बेनिफिट फ्रीडम है। इसलिए सिर्फ स्टेटस के लिए खर्च करने के बजाय अपने टाइम और चॉइसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आपको समझना है कि रियल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। इसलिए दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को जज मत कीजिए। आपको सेविंग को फ्यूचर परचेज नहीं, फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी की तरह देखना है, क्योंकि आपके पास जितना फाइनेंशियल कुशन होगा उतनी ही आपकी चॉइसेस बढ़ेंगी। फर्क यहीं पैदा होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग व्यक्ति वह नहीं है जो हर मार्केट प्रिडिक्शन सही कर लेता है। वह व्यक्ति है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद अपना फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रखता है। यही रीजन है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलता, तब भी आपका प्लान सरवाइव करना चाहिए। आपको यह भी एक्सेप्ट करना है कि आप खुद बदलेंगे। आज आपके गोल्स जो हैं, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही रहें। इसलिए फाइनेंशियल प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा कि एवरी रिवॉर्ड हैज अ प्राइस। हाई रिटर्न के पीछे वॉलेटिलिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे सेविंग और डिसिप्लिन है, बिजनेस सक्सेस के पीछे अनसर्टेनिटी है और लॉन्ग टर्म वेल्थ के पीछे पेशेंस है। कोई शॉर्टकट फ्री नहीं है। अब इन सब आइडियाज को एक सिंपल सिचुएशन में रखिए। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है, आप लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करेंगे। आप जानते हैं कि मार्केट कभी क्रैश कर सकता है, इसलिए इमरजेंसी फंड रखते हैं। आप जानते हैं कि लक ने आपकी सक्सेस में भी रोल प्ले किया हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हैं। आप जानते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए डेट और एक्सपेंसेस को मैनेजेबल रखते हैं। आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ बदल सकता है, इसलिए अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। आप जानते हैं कि दूसरों की लग्जरी देखकर कंपैरिजन करना डेंजरस है, इसलिए अपनी डेफिनेशन ऑफ इनफ तय करते हैं। अब देखिए, आपने कोई मैजिक फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, आपने सिर्फ बिहेवियर को कंट्रोल किया। चैप्टर 20 कन्फेशंस।
अब तक आपने मनी के बारे में बहुत सारे पावरफुल आइडियाज सुने हैं, लेकिन आखिरी लेसन शायद सबसे पर्सनल है। इमेजिन कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ के सारे नंबर्स एक तरफ रख दिए जाएं और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए, क्या आप अपने पैसे के साथ खुश हैं? शायद इस सवाल का आंसर उतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि पैसा सिर्फ इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का नाम नहीं है। इसके पीछे हमारी होप्स, फियर्स, मिस्टेक्स, एम्बिशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस छिपे होते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस फाइनल चैप्टर में अपने पर्सनल मनी बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हैं, और यही इस चैप्टर को बाकी लेसन्स से अलग बनाता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए कोई परफेक्ट फॉर्मूला चाहिए। हमें लगता है कि हमें सही स्टॉक चुनना है, सही टाइम पर इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम रिटर्न कमाना है, और फिर एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा पर्सनल है। हर व्यक्ति को अपने लिए यह डिसाइड करना पड़ता है कि उसके लिए इनफ क्या है, कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है, कितनी इनकम जरूरी है, और वह अपने मनी का यूज किस तरह की लाइफ बनाने के लिए करना चाहता है। सच यही है कि कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वह आपकी रियल लाइफ के साथ फिट ना हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए मैक्सिमम वेल्थ इंपॉर्टेंट हो, जबकि दूसरे के लिए ज्यादा टाइम और लेस स्ट्रेस ज्यादा वैल्यूएबल हो। किसी को एंटरप्रेन्योरशिप पसंद हो सकती है, किसी को स्टेबल जॉब, किसी को एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कंफर्टेबल लग सकता है, जबकि कोई कंजर्वेटिव अप्रोच प्रिफर करे। इनमें से कोई भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस दूसरों से बोरो कर लेते हैं। सोशल मीडिया हमें रोज बताता है कि सक्सेसफुल लाइफ कैसी दिखनी चाहिए, बड़ी कार, बड़ा हाउस, एक्सपेंसिव वेकेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई इनकम। लेकिन अगर आप हर बार किसी और की लाइफ देखकर अपना गोल बदलते रहेंगे तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कंपैरिजन की कोई फिनिश लाइन नहीं है। याद रखिए, पैसा आपकी लाइफ को इंप्रूव करने का टूल है, आपकी आइडेंटिटी का रिप्लेसमेंट नहीं। अगर मनी आपको फ्रीडम, सिक्योरिटी और पीस दे रहा है तो शायद आप उस पैसे का सही यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर पैसा बढ़ने के साथ स्ट्रेस, कंपैरिजन और फियर भी बढ़ रहे हैं तो शायद आपको अपनी स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपनी साइकोलॉजी देखने की जरूरत है। इस पूरी बुक से एक बात बहुत क्लियरली सामने आती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा बिहेवियर है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अनसर्टेनिटी के समय कैसे बिहेव करते हैं वह शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट क्रैश में क्या करते हैं, इनकम बढ़ने पर क्या करते हैं, दूसरों की सक्सेस देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं तब क्या डिसीजन लेते हैं। यही आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइफ को शेप करता है। फर्क यहीं पैदा होता है। एक व्यक्ति परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता रहता है, जबकि दूसरा इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी कंसिस्टेंट रहता है। एक व्यक्ति हर बार ज्यादा रिटर्न के पीछे भागता है, दूसरा इनफ रिटर्न के साथ पीस चुनता है। एक व्यक्ति रिच दिखना चाहता है, दूसरा वेल्थी बनना चाहता है। एक व्यक्ति आज के कंफर्ट के लिए फ्यूचर बेच देता है, दूसरा फ्यूचर फ्रीडम के लिए आज थोड़ा पेशेंस रखता है। यही चॉइसेस धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाती हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कन्फेशन यही है कि मनी के साथ कोई भी इंसान हमेशा परफेक्टली रैशनल नहीं हो सकता। हम फियर महसूस करेंगे, ग्रीड महसूस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और कभी कभी गलत डिसीजंस भी लेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम फाइनेंशियल सक्सेस के लायक नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारी ह्यूमन नेचर को समझे। ऑटोमेटिक सेविंग्स, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल और रियलिस्टिक गोल्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपको हर दिन परफेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत कम करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप मार्केट वॉलेटिलिटी देखकर पैनिक करते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी उसी रियलिटी के हिसाब से बनाइए। अगर आप इंपल्सिव स्पेंडिंग करते हैं तो स्पेंडिंग बाउंड्रीज बनाइए। अगर कंपैरिजन आपको डिस्टर्ब करता है तो अपनी ओन डेफिनेशन ऑफ इनफ तय कीजिए।